हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2023 टीवीएस रेडर 125 ब्लूटूथ एडिशन। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा अपडेट इसमें कंपनी ने हमें डाल दिया है और वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की डिटेल राइड रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। क्या यहाँ पर चेंज हुई है, क्या आपको अपडेट मिल रही है, फीचर, माइलेज, स्पेसिफिकेशन, सबके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा और साथ ही ये भी बताऊँगा कि राइड करते वक्त आपको एक्सपीरियंस बाइक में कैसी मिल सकती है, ताकि वीडियो के अंत तक आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि 2023 में बाइक आप लोगों के लिए खरीदना कितना ज़्यादा सही होगा अगर इस सीसी की और बाइकों के साथ इसकी कंपैरिजन की जाए। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल से भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर हुए अपडेट के बारे में बता दूं। दो सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर आई है। अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये OBD 2A का जो स्टिकरिंग है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है और साथ ही यहाँ पर ये जो E20 वाली जो स्टिकरिंग है वो भी मिल रही है। मतलब OBD 2A से ये हो रहा है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें चेंज करी गई है ताकि परफॉर्मेंस बढ़ाया जा सके और इसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जा सके BS6 फेज 2 नॉर्म को स्ट्रिक्टली कंप्लाई करके। और E20 का मतलब क्या बन रहा है दोस्तों, बहुत सारे वीडियो में मैंने कहा है ये अभी फ्लेक्सफुल कंपैटिबल है। मतलब काफ़ी हद तक फ्यूचरिस्टिक इंजन बनती है, क्योंकि 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल के साथ अगर मतलब फ्लेक्सिबल आ भी जाती है मार्केट में, उसके साथ भी इंजन आराम से रन कर सकती है। साथ ही अभी जो नॉर्मल पेट्रोल मिल रही है उसके साथ भी आराम से इंजन रन कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये दो बड़ी अपडेट है। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को TFT कंसोल वगैरह मिल रही है जो कि ब्लूटूथ इनेबल्ड है। इसके बारे में आगे मैं बात करूंगा। और यहाँ पर आप की देख लीजिए, जैसे पहले मिला करती थी वेव की, वही आप लोग को अभी भी मिल रही है। और जैसे ही आप इसको इंसर्ट करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो LED DRL है वो आप लोग को जलती हुई दिख रही है। और जैसे ही आप इग्निशन को ऑन करते हैं, हेडलैम्प को ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हाई बीम लो बीम भी तब आप ऑपरेट कर पाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर रेडर की लोगो है, TVS की 3D लोगो आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। नीचे तगड़ी सी मडगार्ड आपको मिल रही है। यहाँ पर आप लोगों को 80/100 सेक्शन की जो टायर है वो भी यहाँ पर मिल रही है विद दिस ब्यूटीफुल 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। और साथ ही अगर आप लोग इसकी सेफ्टी देखते हैं तो सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी मिलती है। मतलब जब आप रियर ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं, फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई होती है, ताकि इसको मतलब जो ब्रेकिंग है उसको और ज़्यादा तगड़ी बनाया जा सके। सामने में अगर आप लोग देखते हैं दो वर्जन मिलता है, 130 mm की ड्रम, 240 mm की डिस्क, मतलब पेट्रोल डिस्क, जो कि ये वाली आप देख पा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल में आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को 130 mm ड्रम वाली जो वर्जन है देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, ये थोड़ी सी स्पेशल चीज़ है क्योंकि ये पेट्रोल डिस्क है जो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। साथ ही अगर आप लोग सस्पेंशन को देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को वही पुरानी वाली जो टेलीस्कोपिक फोक है वही मिल रही है। अब अगर आप इसको SP या फिर अगर आप इसको पल्सर से कंपेयर करते हैं, तो चाहे मतलब मैं डिस्क वर्जन की बात कर रहा हूँ दोनों ही बाइक की, तो आप लोगों को वहाँ पर भी करीबन जो सेटअप है वो सेम ही देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। और अब आते हैं पावर हाउस ऑफ द बाइक इंजन पे। यहाँ पर आप लोगों को 124.8 cc SOHC 3 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलती है। दो चीज़ स्पेशल है, एक तो है ये है कि इसमें 3 वाल्व है और इसमें ये ऑयल कूलिंग के लिए फिन्स आप लोग को यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, अब पावर फिगर्स के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आप लोग को 11.3 PS की मैक्स पावर और 11.2 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क मिल रही है। अब अगर मैं SP से कंपेयर करूँ, पावर फिगर्स यहाँ पर आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग पल्सर से कंपेयर कर रहे हैं, वहाँ पर 11.8 PS की पावर है, मतलब 0.5 PS यहाँ पर कम है। और वहाँ पर 10.8 न्यूटन मीटर टॉर्क है, यहाँ पर 11.2, तो यहाँ पर 0.4 न्यूटन मीटर टॉर्क ज़्यादा है। बाकी चलाने में कैसी है, दोनों के कंपैरिजन में कौन बेटर है, मैं आपको आगे बिल्कुल राइड के दौरान बताने वाला हूँ। और चलिए रेयर में अब यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है सबसे पहले मैं आप लोग को वो सुना देता हूँ। तो दोस्तों एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों ने सुन लिया। मेरे ख्याल से बहुत सारा चेंज आपको समझ में नहीं आई होगी। और बिल्कुल अगर आप रेयर सेक्शन में देखते हैं, काफ़ी खूबसूरत से आप लोग को जो टेल लैंप है वो देखने को मिल रही है। और यहाँ पर ये जो आप की वगैरह देख रहे हैं, अगर आप इसको इंसर्ट करते हैं तो ये जो सीट है, जो रेयर सीट है पिलियन वाली, वो थोड़ी सी खुलेगी और नीचे आपको डॉक्यूमेंट्स थोड़ा बहुत रखने का जगह मिलता है। आप देख सकते हैं ये नॉन फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर्स रियर और फ्रंट में दोनों ही आप लोग को सेम देखने को मिलेगी। और ये रिफ्लेक्टर्स वगैरह है और साथ ही नंबर प्लेट लगाने की जगह। और रेयर में अगर आप लोग इसके टायर देख रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पर 100/90 सेक्शन की टायर मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। हाँ, SP में अगर आप देखते हैं तो दोनों में आप लोगों को 18 इंचेस की एलॉय व्हील मिलती है, लेकिन पल्सर में 17 की ही मिलती है। 130 mm की यहाँ पर आपको ये ड्रम ब्रेक मिल रही है। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बॉक्स सिस्टम स्विंग आर्म है। और यहाँ पर आप लोगों को 5 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन भी मिल रहा है। अब अगर SP से कंपेयर करा जाए ना, तो SP और पल्सर में आप लोगों को दोनों में ही वो ट्विन शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ये मोनोशॉक है, तो ये एक डिफरेंस है। और अगर आप लोग इसकी ये लेफ्ट पोर्शन पर आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो लेडीज़ की साड़ी गार्ड है ये तो मिल ही रही है। साथ ही आप लोगों को यहाँ पर लेडीज फुटरेस्ट भी मिल रहा है, तो आप लोगों को इसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना होगा। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को ये ओपन चेन मिल रही है, तो थोड़ा सा मेंटेनेंस पे ध्यान देना
होगा। साथ ही आप लोग को यहाँ पर मेन स्टैंड मिल रही है और साइड स्टैंड मिल रही है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। तो आप लोगों को यहाँ पर साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिलता है। साथ ही में आप लोगों को ये भी बता दूं कि यहाँ पर ये काफ़ी स्टडी वाला ये जो क्रैश गार्ड है वो भी मिल रही है। तो भगवान ना करे कभी अगर गाड़ी साइड वाइज गिरती भी है तो स्क्रैचेस या डेंट लगने की जो प्रॉब्लम है तो वो मतलब काफ़ी हद तक मतलब आपको कम देखने को मिलेगी। और साथ ही अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी सीट हाइट के बारे में बताऊँ तो 780 mm की है। बाकी स्प्लिट सीट है, कुशनिंग वगैरह के बारे में आगे बात करेंगे। और ग्रैब हैंडल भी यहाँ पर काफ़ी तगड़ी है। अगर आप लोग यहाँ पर ये टैंक देख रहे हैं तो करीबन आप लोग को ये 10 लीटर तक की देखने को मिलेगी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और माइलेज आप लोग करीबन 55 से 60 किलोमीटर तक यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं ये फीडबैक के हिसाब से बता रहा हूँ कस्टमर्स की। और वही अगर आप लोग ये ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं तो आप लोगों को करीबन 180 mm की मिलती है। और ओवरऑल वेट अगर आप देखते हैं तो 123 किलोग्राम की आपको वेट देखने को मिल जाएगी। और वही अगर आप लोग ये हैंडल बार्स वगैरह देख रहे हैं तो ये पास लाइट की स्विच ऑलरेडी है। यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, और यहाँ पर आप लोग वॉइस असिस्ट की कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ये क्योंकि ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है तो यहाँ पर मेनू को टॉगल करने के लिए आई बटन का इस्तेमाल किया गया है। टर्न इंडिकेटर्स दिया जा रहा है और ये आपको हॉर्न यहाँ पर मिल रही है। देन यहाँ पर 125 सीसी के सेगमेंट में पहली बार आप लोग को यहाँ पर ये इको और स्पोर्ट मोड मिलती है ताकि माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों आपको मिल सके। और यहाँ पर जो मेनू वगैरह दिया गया उसको टॉगल करने के लिए यहाँ पर मेनू का ये बटन दिया गया। अगर आप मेनू बटन का इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ पर नज़र डालिएगा, ये आप देख लीजिए यहाँ पर ये ट्रिप A, ट्रिप B, देन यहाँ पर आप लोगों को ये रेंज दिखा रही है। और उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये ओडोमीटर आप लोगों को दिखा रही है। पावर मोड है, अगर आप लोग इसको स्विच करते हैं तो आप लोग यहाँ पर इको मोड में भी स्विच कर सकते हैं। टैकोमीटर मिल रही है, गियर पोजिशन सेंसर भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। और साथ ही आप लोग को यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग सॉकेट तो मिल ही रही है। तो दोस्तों पूरी तरीके से मैंने आप लोगों को बाइक के बारे में बता दिया है। चलिए अब इसकी राइड पर चलते हैं, देन देखते हैं कि राइड करते वक्त आपको एक्सपीरियंस कैसा निकाल कर दे सकती है। तो चलिए दोस्तों रिव्यू को करते हैं स्टार्ट। और जैसे आप यहाँ पर इसकी स्क्रीन को ऑन करते हैं मतलब TFT कंसोल को, तो हल्की सी एक आवाज़ आती है। बाकी रेडर की यहाँ पर ये जो मतलब लोगो वगैरह वो आप लोग को यहाँ पर दिखती है। पावर मोड में ही मैंने अभी इसको ऑन किया है ताकि मैं आप लोग को इसकी परफॉर्मेंस की जो मैक्सिमम लिमिट है वो समझा सकूँ। और बाकी ये ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है तो टर्न बटन नेविगेशन वगैरह, या फिर आप कह सकते हैं कि मतलब कॉल SMS अलर्ट वगैरह, या फिर वेदर रिपोर्ट, या फिर स्पोर्ट्स रिपोर्ट वगैरह भी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। और चलिए अब टाइम वेस्ट किए बिना करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, ये देखिए गियर पोजिशन सेंसर भी है, और थर्ड गियर। ओह माय गॉड दोस्तों, मैं ये बता सकता हूँ 125 सीसी सेगमेंट में ना इतनी तगड़ी मतलब आपको ये एक्सेलरेशन देती है कि क्या ही कहना। मतलब कभी कभी तो ये लगता है कि जो पूरी तरीके से आप जब आप बैठते हैं ना गाड़ी पर, जो सेटअप आपको दिखती है, जिस तरीके से एक्सेलरेशन देती है, मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि 150 सीसी की बाइक में चला रहा हूँ, इतनी अच्छी आपको एक्सेलरेशन निकाल कर देती है। और अब अगर आप सिटिंग पोजीशन वगैरह देख रहे हैं तो कंफर्टेबल है, बट एट द वेरी सेम टाइम इट्स अ बिट ऑन द स्पोर्टियर साइड। मतलब जब आप बैठ रहे हैं तो हल्का सा सामने की तरफ आप झुक रहे हैं, आप देख सकते हैं आपका रियर फिटेड फुटपैग आपको यहाँ पर देखने में मिलता है, ठीक है। और बाकी हाँ, हैंडल बार आप लोग को ये मतलब नॉर्मली मिल रही है, क्लिप ऑन वगैरह नहीं है, तो थोड़ी सी स्पोर्टी आप कह सकते हैं कि एक फील आपको यहाँ पर बिल्कुल मिलती है। बाकी सीट अगर आप देख रहे हैं तो इट्स बिट कंफर्टेबल। मतलब अगर आप TVS की सीट्स को देखते हैं, चाहे वो मतलब अपाचे की क्यों ना हो, थोड़ी सी आपको वो मतलब कंफर्टेबल साइड पर दिखती है, तो यहाँ पर भी वही है। बाकी ये चाहे वो राइडर हो, पिलियन हो, दोनों के लिए ही आप लोग को यहाँ पर काफ़ी मतलब स्पेशियस सीट मिलता है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। और अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3" या 5'4" तक की है ना, मेरे ख्याल से आपको इस बाइक को राइड करने में वैसे मतलब कोई प्रॉब्लम फील नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी बताना चाहूँगा इंजन स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में। वही अगर मैं बताऊँ सबसे पहले क्लच के बारे में, तो क्लच इज़ ऑन द मिड साइड, मतलब हार्डर नहीं कहूँगा लेकिन सॉफ्ट भी नहीं है। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर गियर मतलब शिफ्टिंग वगैरह देखते हैं तो ये भी है ना, मतलब आपको हल्का सा एफर्ट लगाना हो रहा है लेकिन स्मूथली शिफ्ट हो रही है, चाहे ये मतलब डाउन शिफ्ट हो चाहे अप शिफ्ट हो। और कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आप गियर शिफ्टिंग कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रही है, ठीक है, वो स्लिप कर रही है, वैसा वाला जो चीज़ है वो नहीं है। और ये मतलब फॉस्ट न्यूट्रल वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो भी आप लोग को यहाँ पर वैसे कुछ फील नहीं होने वाली है। अब चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको भी स्टार्ट करते हैं, देन परफॉर्मेंस के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। और चलिए दोस्तों अब करते हैं इसको स्टार्ट। फर्स्ट गियर पर मैंने इसको रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। जीरो टू 60 आप लोगों ने देख लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100। फिफ्थ गियर पर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है। बाकी ये अभी पावर मोड में थी। और अब देखिए दोस्तों, मतलब 125 सीसी की गाड़ी के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं, मतलब सेगमेंट की गाड़ी के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं, तो 0 to 60 कहीं ना कहीं बहुत मतलब जल्दी अचीव कर लेती है। और वो जो क्विकनेस है ना,
मतलब एक्सेलरेशन में आपको समझ में आते हैं। हाँ मतलब आप देखिए 125 सीसी की गाड़ी है, अब टॉप एंड आपको बहुत बढ़िया तो नहीं मिलने वाला, लेकिन 125 सीसी के हिसाब से जो एक्सेलरेशन आपको मिल रही है, चाहे वो 0 to 60 0 to 100 क्यों ना, वो आपको अच्छी मिल रही है। बाकी एक चीज़ है 0 to 60 तक ये बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं, 100 तक पहुँचने में थोड़ा सा समय ये बिल्कुल लेती है। और वहीं अगर आप वाइब्रेशन देख रहे हैं दोस्तों, तो देखिए 70-80 के बाद जब आप जा रहे हैं ना, हल्का सा मतलब फुट पिक्स पर वो वाइस समझ में आ रही है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब वो वाइब्रेशन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी अगर आप लोगों ने ग्लव्स या जूते पहन रखे होंगे तो वो भी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फील नहीं होने वाली है। मैं वाइब्रेशन की बात कर रहा हूँ तो वाइब्रेशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम अगर आप इस बाइक के साथ आ रहे हैं तो। और चलिए अब इसकी जो ये देखिए ये टर्निंग या फिर आप इसकी कॉर्नरिंग वगैरह कह सकते हैं, वो भी ना इस बाइक की काफ़ी गजब की देखने को मिलती है। मतलब ये एक ऐसी बाइक है ना जो आप लोगों को मतलब एक बैलेंस्ड एक परफॉर्मेंस देती है। अगर आप लोगों को कम्यूटिंग करना है आप वो कीजिए, आप लोगों को एक स्पोर्टी बाइक चाहिए थी, अच्छी लुकिंग वाली बाइक चाहिए, स्पोर्टी लुकिंग वाली बाइक चाहिए, ठीक है, आपको कॉर्नरिंग वगैरह के आप शौकीन हैं, सब कुछ आप इस बाइक के साथ कर सकते हैं। और साथ ही अगर मैं जैसे एक्सेलरेशन की जो परफॉर्मेंस उसके बारे में मैं बात कर रहा था, तो अगर आप यहाँ पर आप मतलब कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देखते हैं तो मैं कहूँगा अराउंड 70 तक रखिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील नहीं होगी। अब माइलेज तो करीबन आपको मतलब 55-60 तक मिलते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी हाई स्पीड्स पर जाते हैं माइलेज घटती है, तो वहाँ पर आप करीबन 50 किलोमीटर तक की माइलेज यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप 70-80 तक भी चला रहे हैं तो। और वहीं अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर स्टेबिलिटी कैसी है, 100 तक भी मैंने आपको खींच के बताया, 110-15 तक भी ये जा सकती है, उससे ज़्यादा भी जा सकती है, तो वहाँ पर भी स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। बट हाँ, ये अगेन बहुत ज़्यादा चीज़ों पर डिपेंड करता है, आपका वेट कितना है, विंड ब्लास्ट कितना है, टायर्स में प्रेशर कितनी है, तो इन सारी चीज़ों को अगर आप सही से मेंटेन कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको मतलब स्टेबिलिटी में कोई वैसे प्रॉब्लम फील नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों मैं यहाँ पर चीज़ कहना चाहूँगा कि ये OBD2 या E20 अपडेट की वजह से आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन में ना आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई मतलब चेंज BS6 और BS6 फेज 2 की जो बाइक है उसमें समझ में नहीं आने वाली है। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग एबिलिटी है उसको भी टेस्ट करेंगे। बाकी यहाँ पर ना कंपनी ने हल्की सी ABS की जो साइन है ना वो यहाँ पर डाल के रखी है, बट कंपनी ने यहाँ पर ABS दी नहीं है, ठीक है, शायद ये फ्यूचर में आप लोग को अपडेट देखने को मिले, लेकिन अभी तो फिलहाल आप लोगों को देखने में नहीं मिल रही है। इसकी जो ब्रेकिंग एबिलिटी है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, SBT है, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करेंगे, सब कुछ हम लोग एट स्पीड ऑफ 50 करने वाला है, देन रियर को टेस्ट करेंगे एंड देन दोनों को साथ में अप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसकी जो फ्रंट ब्रेक है हम लोग यहाँ पर उसको अप्लाई करके देखते हैं एट द स्पीड ऑफ 50 से ज़्यादा ही हो गई है, 55 तक चली गई थी, शायद 56-7 तक चली गई थी। बाकी एक चीज़ कहना होगा दोस्तों कि इसकी जो ब्रेकिंग है ना, ब्रेक की जो बाइट फीडबैक है वो बहुत बढ़िया है। मैं ये आप लोगों से कह दूं कि ये जो ब्रेकिंग यहाँ पर मतलब लीवर जो है ना वो थोड़ी सी हार्डर साइड पर है, मतलब जब आप पुल कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा एफर्ट के साथ पुल करना हो रहा है, लेकिन आप जितना पुल कर रहे हैं ना इंच आपको मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ जब आप पुल कर रहे हैं बाइट आपको अच्छी मिल रही है। तो ब्रेकिंग पावर जो है 240 mm की डिस्क के हिसाब से 125 cc में अगर आप देख रहे हैं तो आपको काफ़ी बढ़िया मिलता है। और चलिए दोस्तों अब इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी अप्लाई करके देखते हैं, सेम एट द स्पीड ऑफ 54-5 तक चली गई थी। बाकी ये भी वही है जैसे मैं हर एक बाइक में कहता हूँ कि मतलब रियर ब्रेक ना आपको आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोग्रेसिव नेचर है वही देखने को मिल रही है। बाकी एक चीज़ है कि बाइक जो है ना वो फिसली नहीं है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। बाकी हाँ फिसल सकती है गाड़ी, मतलब ABS नहीं है। अब देखिए फिसलने को फिसलेगी चाहे ABS हो ना हो, लेकिन ABS होने से वो फिसलने की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत कम हो जाती है। लेकिन अभी इसमें रियर में तो ABS है नहीं, तो आपको वो कैसे कंट्रोल करना है अब वो मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ऐसे ये पहले 50 तक ले चलते हैं एंड ब्रेक अप्लाइड, ये देखा आप लोगों ने, मतलब हल्के से पहले रियर ब्रेक को अप्लाई कीजिए, उससे क्या होता है ना स्पीड कट डाउन हो गई, देन अगर आप फ्रंट ब्रेक को अप्लाई कर रहे हैं तो वो वहीं के वहीं आप गाड़ी को रोक सकते हैं, ठीक है। इसमें फिसलने का जो प्रॉब्लम होता है ना बहुत हद तक कम हो जाता है। तो ये मैंने आपको ब्रेकिंग के बारे में बताया। अब सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। ये देखिए मैं अभी ये उतार रहा हूँ ना गाड़ी को, ये दोबारा अभी ये बॉर्डर से चढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये गाड़ी आपको अच्छा स्टेबिलिटी भी दे रही है, कॉर्नरिंग भी आपको अच्छा निकाल कर दे रही है, साथ ही अगर आप गड्ढे वगैरह पर भी जा रहे हैं ना, ये देखिए जैसे मैंने अभी गाड़ी को नीचे उतारा था फिर मैंने ऊपर उठाया वो बॉर्डर्स में से, तो वहाँ पर ना वो एब्जॉर्ब भी बहुत हद तक करती है। मतलब अगर आप सिटी राइड्स वगैरह कर रहे हैं, इंडियन रोड्स में कहीं ना कहीं आपको वो पॉटहोल्स वगैरह देखने को मिल ही जाती है, तो वहाँ पर भी अगर आप राइड कर रहे हैं ना, अगर आप ठीक ठाक स्पीड पर है 20-22 तक भी अगर आप स्पीड 25 तक की अगर आप स्पीड पर हैं और अगर आप वो पॉटहोल पर से गुजर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों को ना बहुत हद तक वो जो मतलब जो झटका है रियर में आपको फील नहीं कराती है। बाकी अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड पर जा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गड्ढों पर से गुजर रहे हैं, फिर तो आपको वो झटका कोई भी बाइक फील कराएगी, ठीक है। लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं ये कह सकता हूँ कि चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो, थोड़ा सा इसको मिड साइड पर सेट किया गया है ताकि जैसे मैंने अभी इस कंडीशंस बताया है सारी कंडीशंस को ये फुलफिल कर सके। और वहीं अगर आप उसकी हैंडलिंग देख रहे हैं तो आप ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये 123 किलोग्राम की वेट है, बट दोस्तों ट्रस्ट मी ये जो वेट है ना ये बिल्कुल समझाती नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि मतलब आप बहुत ही एक हल्का बाइक चला रहे हैं, लेकिन हाँ हल्की है
इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि स्टेबिलिटी नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बता दिया कि स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अब मैं अगर इसकी रियर जो व्यू मिरर है आरवीएम के बारे में बताऊं तो अब देखिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और पूरा रियर व्यू आपको यहाँ पर आराम से देखने को मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी कंफर्टेबल, सीट इज़ स्पेशियस, ठीक है। और यहाँ पर ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है, चार्जिंग पॉइंट वगैरह है, ऑन द गो चार्ज अगर करना है मोबाइल वगैरह तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आप टर्न बटन नेविगेशन अगर नया रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी कर लीजिए, मतलब स्पोर्ट्स अलर्ट वगैरह, क्रिकेट अलर्ट वगैरह, वो सारी चीज़ें दिख जाती है, कॉल SMS अलर्ट वगैरह सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगी। ओवरऑल हैंडलिंग जो है ना इस बाइक की आप लोगों को काफ़ी तगड़ी देखने को मिल जाएगी, मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। और चलिए दोस्तों अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, देन बात करते हैं कि 2023 में बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा सही हो सकता है। और दोस्तों हम लोग राइड के बाद वहीं आप पहुँचा जहाँ पर वीडियो की हम लोगों ने शुरुआत की थी, और अब मुद्दे की बात करते हैं कितना ज़्यादा सही होगा 2023 में बाइक खरीदना। आप देखिए अगर आप कंपेयर करते हैं विद SP तो वहाँ पर एक ही स्टैंडर्ड मॉडल आती है जहाँ पर आप लोगों को डिस्क और ड्रम मिलता है। अगर आप डिस्क एडिशन पे जाते हैं करीबन 1,06,000 तक की आती है। पल्सर में अगर आप देखते हैं टॉप एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ, स्प्लिट सीट और सिंगल डिस्क की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो करीबन 1,14,15,000 रुपये तक में आपको देखने को मिल जाएगी। और वहीं अगर आप ये वाली बाइक देख रहे हैं स्टैंडर्ड मॉडल, ये भी आप लोगों को करीबन 1,15,16,000 तक में मिलेगी जैसे पल्सर मिल रही है। लेकिन ये जो मॉडल है जहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, TFT कंसोल वगैरह मिल रहा है, ये करीबन 1,26,000 से 1,28,000 के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अब देखिए बहुत मतलब एक बड़ा प्राइस का गैप है। तो स्टैंडर्ड मॉडल में क्योंकि ब्लूटूथ नहीं है उसकी प्राइस से अगर कंपेयर किया जाए तो एक बेटर कंपैरिजन होगी। लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप SP ले रहे हैं ना, तो देखिए SP की बात यह है कि वो माइलेज के लिए जानी जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंडा के इंजन पसंद करते हैं, बाकी उसमें हैंडलिंग वगैरह भी सही है, माइलेज भी अच्छी मिल रही है। 1,06,000 की बजट में वो बाइक काफ़ी सही है। पल्सर में भी ना एक इमोशन जैसी वो बाइक है, मतलब पल्सर का मतलब नाम ही काफ़ी एक ऐसा बात आता है। तो उसकी अगर आपको डिज़ाइन पसंद है, अगर परफॉर्मेंस सही लग रही है, बाकी अभी तो FI आ चुकी है तो माइलेज भी करीबन आप लोगों को सही मिलेगी, तो वो बाइक भी 1,15,000 तक की बजट में सही है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं ना तो यहाँ पर इसकी बाइक की थोड़ी बात अलग है, क्योंकि चाहे आप इसकी स्टैंडर्ड एडिशन ही ले लीजिए 1,15,16,000 जो आप पे कर रहे हैं, वहाँ पर भी क्या हो रहा है ना, मतलब ओवरऑल अगर आप बाइक में देख रहे हैं तो ये काफ़ी एक स्पोर्टियर लुक देती है। फील भी आप लोग करीबन 150 सीसी वाली बाइक की आती है, क्योंकि इसकी वेट हल्की है। पल्सर 142 किलोग्राम की है, 123 किलोग्राम की है, तो इसकी जो इनिशियल एक्सीलरेशन है वो आप लोगों को कहीं ना कहीं बेटर ही देखने को मिलेगी। हाँ इस मतलब अगर आप पल्सर में देखते हैं तो उसकी जो टॉप एंड है, मिड रेंज है, वो आपको थोड़ी सी बेटर देखने को मिलती है। और इस बाइक में अगर आप आ रहे हैं ना तो मतलब एक ओवरऑल बाइक है, आपको एक स्पोर्टियर लुक दे रही है। आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, ऑफिस जाते हैं, मिडिल एज हैं, आप कोई से भी एज के हैं, आप इस बाइक को आराम से यूज़ कर सकते हैं। बाइक हल्की भी लगती है तो प्रॉब्लम नहीं है। और ब्रेकिंग वगैरह, एक्सेलरेशन, हैंडलिंग सब कुछ आप लोग इस बाइक पे सही मिलती है। माइलेज भी आपको गाड़ी में बिल्कुल एकदम तगड़ी सी देखने को मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से अगर आपकी बजट 1,15,000 तक में है और अगर आपको थोड़ी सी वो स्पोर्टियर बाइक चाहिए थी, क्योंकि इसमें मोनोशॉक सस्पेंशन भी है, तो भी आप ये खरीद सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब पैसा खर्चा कर सकते हैं, अगर आपकी बजट अलाउ करती है, तो 1,26,000 से 1,28,000 तक में अगर आप ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल ले रहे हैं, ये मतलब टर्न बटन नेविगेशन, SMS अलर्ट वगैरह अगर आपको चाहिए थी, तो मेरे ख्याल से ये भी बाइक आप खरीद सकते हैं। आप लोगों के लिए काफ़ी मतलब सही बाइक ये आप लोगों को महसूस होगी। तो दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट अबाउट द बाइक 2023 TVS रेडा 125 ब्लूटूथ एडिशन। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा बाइक आप लोगों को कैसी लगी और आप इस बाइक को खरीदना कितना ज़्यादा पसंद करेंगे ओवर SP 125 एंड पल्सर 125। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कैसी लगी वीडियो बिल्कुल नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बहुत जल्द मिलता है एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।